बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आ गया दहशतगर्दी के हवाले से। तफसील से उन्होंने बयान किया। नवाज शरीफ साहब का बेटा बरतानिया में डिफ़ॉल्ट हो गया है और उसको टैक्स के हवाले से बरतानवी सरकार ने जुर्माना किया है। इसके अलावा अहमद नूरानी साहब के जो दो भाई, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है, अब इतलात ये आ रही हैं कि उनके भाइयों को जबरी तौर पर लापता कर दिया गया है। और ये उससे एक स्टोरी के नतीजे में हुआ है जो उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ और उनकी फैमिली के हवाले से स्टोरी की कि उनकी बेटियों के पास जो पासपोर्ट हैं उस हवाले से, और साथ उन्होंने बात की कि जो उनकी एक कज़न है, फर्स्ट कज़न, कैसे उनको नवाजा गया, उनके कुछ और लोग हैं करीबी आर्मी चीफ के या उनकी फैमिली के, उनको किस तरीके से नवाजा गया। इसके ऊपर उन्होंने एक स्टोरी की थी कि आर्मी चीफ और किंग, और उसके बाद उनके ऊपर अताब आ गया है। बीबीसी ने भी इसके ऊपर बात की है। पाकिस्तान के तमाम सियासी रहनुमा इस पर बात कर रहे हैं। सहाफ़ी जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। एजाज सैयद साहब हों, असद तूर साहब हों, मतीउल्लाह जान साहब हों, कुछ और दीगर सहाफ़ी हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये पहुँचे हैं उनके घर पे। उनकी वालदा से भी बातचीत की है और उनकी वालदा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। ये सारी चीज़ें और तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन सबसे पहले साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जेल में वकला और अहले खाला से जो गुफ्तगू की है उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब के सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला है। तसल्ली करने के बाद इमरान खान साहब कहते हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर बेकाबू है। जाफ़र एक्सप्रेस का सानिया इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। अब जो ख्वाजा आसिफ साहब है वो ज़रा आईने में अपनी शक्ल देख ले, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब बार बार कह रहे थे कि इमरान खान साहब कभी मज़म्मत नहीं करेंगे, वो मजम्मत ही नहीं करते दहशतगर्दी की, वो दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े ही नहीं होते। तो इमरान खान साहब ने ना तो सिर्फ अफसोस का इजहार किया बल्कि इसको काबिल मजम्मत करार दिया। इस किस्म की मुनज़्ज़म दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। दहशतगर्दी के वाक़यात में फ़ौजी और सिविलियंस की कीमती जानों के ज़िया का जितना दुख हमें है किसी और को नहीं हो सकता, क्योंकि तहरीक इंसाफ वो वाहिद सियासी जमात है जिससे तमाम सूबों की अक्सरियत जुड़ी हुई है। अफसोसनाक अमर यह है कि तमाम एजेंसियां दहशतगर्दी की रोकथाम के बजाय तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने पर लगाई हुई हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बाइकॉट का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। इस इजलास में ना मुझे बुलाया गया, ना मेरी राय ली गई, और ना ही बलूचिस्तान के नुमाइंदों को बुलाया गया। इनकी नीयत इस मामले में साफ होती तो मेरी जमात के अरकान को सबसे पहले मुझसे मुशावरत करने की इजाज़त देते। इस वक्त तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वाहिद जमात है जिसकी सपोर्ट तमाम वफाकी इकाइयों में मौजूद है, जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग यानी सिंध और पंजाब के चंद मखसूस इलाकों तक महदूद होकर रह गई हैं। मुल्क की सबसे बड़ी जमात और फेडरेशन की अलामत वाहिद सियासी पार्टी के सरबराह को बाहर रखकर कौन सा इत्तफाक राय हासिल किया जा सकता है। मर्दली हुकूमत की खारजा और दाखिली पॉलिसी मुल्क के लिए ज़हर कातिल है। दहशतगर्दी का मसला सिर्फ तब हल होगा जब उसका सियासी हल दरियाफ्त किया जाएगा और लोगों की मंशा के मुताबिक उनके फैसले होंगे। दहशतगर्दी का मसला सिर्फ फौजी हिकमत अमली से हल नहीं हो सकता। हमसाया ममालिक को लेकर हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद और मुख्तार होनी चाहिए, खुद मुख्तार होनी चाहिए। अफगानिस्तान के साथ मामलात भी बातचीत से हल होने चाहिए। रजीम चेंज के बाद इनकी गैर संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि बिलावल ने पूरी दुनिया के दौरे किए लेकिन एक बार भी अफगानिस्तान नहीं गया। फौजी ऑपरेशन कभी मसाइल का हल नहीं होते। बड़ी बड़ी जंगों का हल भी मुज़ाकरात और अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों से ही निकलता है। मुल्क सिर्फ तभी मुत्तहद और मजबूत रह सकता है जब अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए, सियासी जमातों को उनकी जगह दी जाए और एस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत से बाज रहे। 71 में भी एक सियासी जमात को दीवार से लगाया गया, फिर जो हुआ वो तारीख भुला नहीं पाई। तब भी आज भी लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। तब भी अगर सियासी जमातों को मुतवाज़न मौक़े मिलते तो मुल्क दो लख्त ना होता। आज भी लोगों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है और उनकी नुमाइंदगी करने वाली सियासी जमातों का गला घोंटा जा रहा है। बलूचिस्तान में यही मॉडल नाफिज किया गया जिसकी वजह से आज वहाँ के हालात बेकाबू हैं। जब तक अवाम की नुमाइंदा हुकूमतों को इक़्तिदार मुंतकिल नहीं किया जाएगा ये मसाइल जूं के तूं रहेंगे, यानी हालात ठीक नहीं होने जब तक कि आप मैंडेट चोरों से इक़्तिदार लेकर जो मैंडेट वाले हैं उनको इक़्तिदार वापस नहीं दे देते, बल्कि ये मसाइल बढ़ते जाएंगे। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं। अर्दली हुकूमत मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए तमाम गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। मेरी अहलिया को बेजा जेल में डाला गया। ना तो याया खान ने मुजीबुर रहमान की अहलिया को जेल में डाला,
और ना ही मुशर्रफ ने कलसूम नवाज को जेल में डाला, ना ही ज़ियाउल हक ने भुट्टो की अहलिया को जेल में डाला, मगर इस एस्टेब्लिशमेंट ने इखलाकी पस्ती की बदतरीन सतह पर पहुंचकर मेरी अहलिया को भी जाली केसेस में पाबंद सलासल कर रखा है। पिछले तकरीबन एक हफ्ते से मेरी मवासलात के ज़राए तक रसाई पर कड़ी बंदिश है, यानी हालात हादरा से बेखबर रखने के लिए टीवी देखने पर पाबंदी आयद है, अखबार और किताबों की तरसील भी मुअत्तल है, मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई गई, बार बार याद दहानी के बावजूद मरवजा तरीके के मुताबिक 90 दिनों में मेरी अहलिया से 72 घंटे की मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही, मेरे ज़ाती मुआलिज को मुझसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, ना ही डेंटिस्ट को मिलवाया जा रहा है, मेरे पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही, मुझे मुकम्मल तौर पर बेखबर रखा गया ताकि APC के बारे में मुझे इल्म ही ना हो सके। ये जो कुछ भी कर लें, मैं इनकी फस्तायत के आगे ना ही पहले झुका था ना ही अब झुकूंगा। मैं पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, चाहे मुझे तमाम उम्र जेल काटनी पड़े। मैं इंशाल्लाह अपने मुल्क और अपनी कौम की खुदमुख्तारी के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा। एक चीज़ मैं बता दूं, ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट गौर से सुन ले। इमरान खान ने आज तक अपने बारे में जो भी दावा किया ना, उसने पूरा करके दिखाया। उसने कहा था मैं गोली भी खा लूंगा, और उसने गोली खा के दिखाई। उसको गोलियां मारी, वो फिर भी डट के खड़ा हो गया। उसने कहा था मैं एक्सपोज करूंगा, उसने करके दिखाया। उसने कहा मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, उसने लड़के दिखाया। उसने जब जब कहा मैं सरप्राइज दूंगा, उसने सरप्राइज दिया। उसने कहा मैं इलेक्शन जीतूंगा, वो ये कह रहा है ना कि आखिरी सांस तक मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा और मैं नहीं झुकूंगा और खुद मुख्तारी के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा, खड़ा था, खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। तो आप इस बात को पल्ले बांध ले। जितनी जल्दी आपको ये बात समझ आ जाएगी उतना आपका फायदा हो जाएगा, वरना याद रखिएगा आप अपना कोई बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे और फिर उस नुकसान का कभी भी मुदावा नहीं हो सकेगा, उसकी भरवाई नहीं हो सकेगी। ये कौम फिर हमेशा आपको एक विलन के तौर पे देखेगी और हीरोगिरी की आपकी तमाम ख्वाहिशात और तमाम कोशिशें मुस्तकबिल में हमेशा के लिए नाकाम हो जाएंगी। आज बहुत सारी कुर्बानियों के बावजूद लोग आपकी तरफ देखते ही नहीं प्यार से। क्यों? वजह समझिए, उसके पीछे रीजन है इमरान खान के साथ होने वाला जुल्म और जबर। नादरीन, यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत भी बंद कर दी गई बलूचिस्तान में। सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी वो भी बंद कर दी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान जो है उसको भी बंद कर दिया गया है। और बलूचिस्तान के हालात ठीक नहीं है, तमाम रास्ते तकरीबन बंद हैं। बलूचिस्तान के ज़िला केज में फोर्सेस के ऊपर बम धमाका हुआ। बलीदा में बम डिस्पोजेबल स्क्वाड के एहलकारों के ऊपर बम धमाका हुआ। लगातार वहाँ के दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। जबरी तौर पे नौजवानों को लापता किया जा रहा है और अब एक अहम शख्सियत को कोयटा से जबरी तौर पे लापता किया गया है, नासिर कमरानी। इनके लिए ह्यूमन राइट्स ने भी आवाज़ उठाई है और पूरी दुनिया में आवाज़ उठाई जा रही है। पाकिस्तान में लोग आवाज़ उठा रहे हैं। नासिर कमरानी साहब को अगवा किया गया कोयटा में उनकी रिहाइशगाह से। ये बलूचिस्तान के एक बड़े मशहूर शायर थे नादिर कमरानी, ये उनके बेटे हैं और इनको भी जनाब लापता कर दिया गया है, उठा लिया गया है। इसके अलावा एक रज़ी ताहिर साहब ने बलूचिस्तान में कुछ लाशों के हवाले से निशानदेही की है। देखिए, ये बात पूरे बलूचिस्तान में फैली हुई है। खबर एक्चुअली रज़ी ताहिर साहब की नहीं है, उन्होंने भी इसको ऐसे ही रिपोर्ट किया है कि कोयटा का कासी कब्रिस्तान है, वहाँ पे सरकारी गाड़ियों के ऊपर 13 ताबूत लाए गए और एक रात कबल उन्हें दफना दिया गया। ये कब्र की मिट्टी जो है ये गीली है, ये आप देख सकते हैं। और ये भी बताया गया, मकामी अफराद ने दावा किया है कि जो ताबूत लाए गए वो खून आलूद ताबूत थे। उससे पहले ये बताया गया था कि कोयटा के अस्पताल के अंदर लगभग 23 ऐसी लाशें पहुंची हैं जिनके बारे में कोई पता नहीं कि किसकी लाशें हैं, कहाँ से आई हैं, लेकिन 23 लाशें कोयटा के अस्पताल में पहुंची थी। और कोयटा के अंदर या मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर ये बात फैली हुई है कि शायद ये वो लापता अफराद हैं जिनकी मसक शुदा लाशें मिलती हैं। बहरहाल ये लाशें पहले अस्पतालों में पहुंची। बहुत सारे जो लापता अफराद के लवाकिन हैं वो अस्पताल की तरफ गए, लेकिन फिर उनको कोई भी कामयाबी नहीं हुई। लेकिन उसके बाद ये पता चलता है कि 13 ताबूत लाए गए जो खून आलूद ताबूत थे और मकामी अफराद ने यह दावा किया है रज़ी ताहिर साहब के बकौल। और ये बताया जा रहा है कि कोयटा का जो कासी कब्रिस्तान है उसमें ये 13 ताबूत दफना दिए गए हैं। ये कब्रें नज़र आ रही हैं, मिट्टी गीली है जहाँ पे ये ताबूत दफनाए गए हैं। तो सूरत हाल आपके सामने। नादरीन, अली अमीन गंडापुर साहब ने भी जो बात की इजलास के अंदर वो अब रिपोर्ट हो रही है। गंडापुर साहब ने कहा कि जी पहले रियासत या आप सारे फैसला कर लें
कि दहशतगर्द है कौन। यानी दहशतगर्दी की अदालतों में तो सारे मुकदमे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ चल रहे हैं। अगर इमरान खान और हम दहशतगर्द हैं, 70% वोट लेने वाली जमात दहशतगर्द है, तो फिर तो बात ही खत्म। और ये बात अली अमीन गंडापुर की ठीक है, ये बात मैं भी कई दफ़ा कर चुका हूं कि इतने मुकदमात तो यानी इतने ज़्यादा मुकदमात ये तो दहशतगर्दों के ऊपर दर्ज नहीं हुए दहशतगर्दी के, जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हो गए। रियासत दहशतगर्दों को छोड़कर पूरी ताकत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चल रही। देखिए एक बात समझे आप, हो क्या रहा है, दहशतगर्द पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनका नैरेटिव है वो एस्टेब्लिशमेंट की अजारादारी को नुकसान पहुंचाती है। तो आप ये देख लें कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो दहशतगर्दों के पीछे कम जाती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे ज्यादा जाती है। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस की जान ले लेते हैं, जान ले लेते हैं, उनके पीछे कम जाते हैं, उनके ऊपर कम मुकदमा दर्ज होते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर डायरेक्ट तनकीद नहीं करती, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसीज हैं उन पर तनकीद करती है, तो उसके पीछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा जाते हैं। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे अगवा किए गए हैं, जबरी तौर पे लापता किए गए हैं, उनकी तादाद 1 दर्जन से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कि 1 दर्जन से ज़्यादा जो उनके एक्टिविस्ट हैं या सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं इमरान खान साहब के, उनको लापता कर दिया गया है। वसीम वज़ीर को इस्लामाबाद से लापता किया गया। इनके बारे में ये बताया गया कि इन्हें पहले गोली भी लगी थी 26 नवंबर 2024 को और ये पहले ही फस्तायत का शिकार हुए थे। अब उन्हें उनके घर के ऊपर रेड किया गया, वो सीसीटीवी फुटेज भी आ गई और नामालूम अफराद भी थे, फोर्सेस के लोग भी थे, तो उन्हें जबरी तौर पे लापता कर दिया गया है। तो ये नाज़रीन इंसाफ की सूरत हाल है। अच्छा, एक बड़ी अजीबोगरीब स्टेटमेंट और भी दी है हुकूमत ने, वजीर रेलवे ने, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया तो जबरी तौर पर लापता होने वालों के लिए आवाज़ उठा रहा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गायब है। आप गौर कीजिए कि अख्तर मेंगल साहब ने आवाज़ उठाई अहमद नूरानी की फैमिली के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस तरह से, उनके सोशल मीडिया ने आवाज़ उठाई, लेकिन पीटीआई को चाहिए कि पार्लियामान में जाके रोला डालें, हर जगह पे जाके रोला डालें। मिसाल के तौर पे जुनैद अकबर साहब ने एक इशू उठाया पब्लिक अकाउंट कमेटी में कि 1947 से लेकर अब तक तोशा खाना का सारा रिकॉर्ड उन्होंने मांग लिया। उन्होंने ले आओ जी सारा रिकॉर्ड तोशा खाना का, और ये उन्होंने इसलिए मांगा कि उनके लीडर जो हैं उनको और उनके लीडर की जो एहलियाँ हैं उनको निशाना बनाया गया इसी तोशा खाना के ज़रिए से। इसी के ज़रिए से पहले भी सियासतदान निशाना बनते रहे। लेकिन देखें यहाँ पे तो नवाज शरीफ ने और जरदारी ने गाड़ियाँ ले ली, जो गाड़ी जो है गैर कानूनी है। गाड़ी आप बिल्कुल नहीं ले सकते, तोशा खाना के कानून में लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने रूल रिलैक्स करवा के 2 नंबर तरीके से गाड़ियाँ निकलवा ली। अब ये फंसे हुए हैं। अब मामला आ गया कि जुनैद अकबर साहब ने पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो 1947 से अब तक है तोशा खाना का रिकॉर्ड मांग लिया है। मेरे ख्याल में जुनैद अकबर साहब को नोटिस लेना चाहिए अहमद नूरानी साहब की स्टोरी पे, और उन्हें नोटिस लेके चेक करना चाहिए कि जो नादरा है या जो पासपोर्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो पासपोर्ट जारी किए आर्मी चीफ की 2 साहबजादियों को, वो ठीक जारी हुए या गलत जारी हुए। अगर तो अहमद नूरानी साहब की स्टोरी गलत होगी तो वहाँ से साबित हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके ऊपर उनको नोटिस लेना चाहिए। फिर हाजरा सुहेल साहिबा जो फर्स्ट कज़न है आर्मी चीफ की, उनको तरक्कियाँ कैसे मिली, वो एक सिंपल मैनेजर से एकदम जनरल मैनेजर कैसे बनी, फिर एकदम एक बड़े इदारे की पीफ की वो सीईओ कैसे बन गई, क्या जो कानूनी तरीक़ेकार है उसको अडॉप्ट किया गया या नहीं किया गया। फिर जो बाकी चीज़ें अहमद नूरानी की स्टोरी में हैं, जुनैद अकबर साहब को इस पर नोटिस लेना चाहिए, लेकिन अभी तक जुनैद अकबर साहब ने इसके ऊपर नोटिस नहीं लिया। अहमद नूरानी साहब के जो भाई दोनों लापता हुए हैं, उनकी वालदा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। ईमान मज़ारी वकील हैं, इन्होंने पार्टी बनाया वजारत दिफा को भी, आईजी को भी, पुलिस को, सबको। अब मामला ये है कि ये केस लगेगा किसके पास, तो सरफराज जोगर साहब है, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ, या मेरी ये गट फीलिंग है कि सरफराज जोगर साहब किसी भी ऐसे जज के पास ये केस नहीं लगाएंगे जो जज इस केस में इंसाफ फराहम करे। मेरे ख्याल में वो नए जजेस में से जिनको नया लाया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जो एक 26वीं आईनी तरमीम पास करवाई डंडे के ज़ोर पे, उस आईनी तरमीम के नतीजे में हुकूमत की मंशा से जो जजेस पहुँचे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में,
उनमें से किसी एक जज को मेरे ख्याल में ये केस दिया जाएगा। इंसाफ फराम करने वाले जज को शायद ये केस नहीं मिलेगा। दो भाई हैं अहमद नूरानी के, और मैं आपको एक वैसे ये कहने वाली बात नहीं है, अहमद नूरानी साहब से कोई अच्छे ताल्लुकात भी, यानी उनकी फैमिली और अहमद नूरानी साहब पाकिस्तान से बाहर हैं बड़े लंबे अरसे से। मैं क्या अब आपको कहूँ, सिर्फ एक आदमी को तकलीफ देने के लिए, दबाव डालने के लिए। भाई आपको खबर के कंटेंट के ऊपर अगर एतराज़ है तो उसके कानूनी तरीके हैं, आप उसको वहाँ चैलेंज कर सकते हैं, आप रिबटल दे सकते हैं। जहाँ अहमद नूरानी मौजूद है वहाँ जाके केस कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं ये खबर गलत है, जिन लोगों के खिलाफ खबर है वो लोग उनके ऊपर मुकदमा दायर कर सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ नहीं किया गया। आसान तरीका क्या है, इसकी अम्मी, इसकी बहन और इसके भाई रहते हैं, जाके वहाँ छापा मारो, उठाओ, उनको गायब कर दो, लापता कर दो इस्लामाबाद में। अब जबरी तौर पे लापता कर दिया गया है। तमाम सहाफ़ियों को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि बारी बारी सबकी बारी। मैं आपको ये बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि बारी बारी सबकी बारी। ये आग अब सबके दरवाजे पे पहुंचेगी, आप सबको ये तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अहमद नूरानी ने तो ये बोझ उठा लिया, मैंने ये तकलीफ और दर्द बर्दाश्त किया है, लेकिन ये सबसे नहीं होगा। लिहाजा इकट्ठे हो जाएं, इस तकलीफ से बचना है तो मिलकर एस्टेब्लिशमेंट का बाजू पकड़ें, उसको रोकें, और अरशद शरीफ की वो आखिरी वीडियो याद करें जो उसने लगाई थी कि यहां से मारने वाले बाजू को पकड़ दिया था सबने मिलकर, और फिर उस बाजू को नीचे ले गए थे। लिहाजा आप लोग एस्टेब्लिशमेंट का बाजू रोकें। अब जनाब एक नया लतीफ़ा है, और ये वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब वो ये कह रहे हैं कि ट्रेनों को ड्रोन्स के ज़रिए से हम सिक्योरिटी देंगे। तो ड्रोन्स के ज़रिए से कैसे सिक्योरिटी देंगे? ड्रोन तो जाते ही थोड़ी दूर तक है। ट्रेन ने तो कोयटा से पेशावर तक जाना है, कोई 1600-1700 किलोमीटर, और हमारे पास जो सबसे दूर तक जाने वाला ड्रोन है वो शापर है, वो तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर तक जाता है। वो भी आपको 4 ड्रोन तब्दील करने पड़ जाएंगे अगर बलूचिस्तान के 1000 किलोमीटर को आपने डील करना है तो चलें आप वो कर भी लेते हैं, तो इसका खर्चा कौन उठाएगा? $100 मिलियन का वो एक ड्रोन है, इससे ज़्यादा महंगा है, $100 मिलियन से महंगा एक ड्रोन। और ट्रेन के अंदर आपके पैसेंजर सफ़र करते हैं, वो सबसे सस्ता सफ़र होता है। यानी अजीबोगरीब बातें करते हैं, लेकिन चले आप ड्रोन से अगर दे भी देंगे सिक्योरिटी, तो दहशतगर्दों ने अगर अटैक कर दिया तो फिर क्या करेंगे? आपके पास तो इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, पहले भी पहुंच गई थी, तो जब दूर दराज इलाके में आप जाएंगे फिर टाइम लगेगा। आपको हर ट्रेन की बोगी के अंदर फौज को बिठाना पड़ेगा, सिक्योरिटी फोर्सेज को इकट्ठा करना पड़ेगा। और क्या ये ज़रूरी है कि अगली मरतबा दहशतगर्द ट्रेन पे ही अटैक करेंगे? हो सकता है वो कहीं और अटैक करें, आपको एक नया सरप्राइज दे दें। तो मेरे ख्याल में ये ड्रोन व्रोन जो है वो इस तरह के खेल तमाशे करने की बजाय बलूचिस्तान को सिक्योर किया जाए, लोगों को उनके हुकूक दिए जाए, जो नाराज़ लोग हैं उनसे बैठ कर बात की जाए, जबरी तौर पे गुमशुदगियों का, लापता अफराद का मसला जो है वो हल किया जाए, और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जाएं। जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो अपना रोल इफेक्टिवली प्ले करें और अपने फोकस को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से हटाकर दहशतगर्दों के खिलाफ लेकर आएं और पूरी तवानाई वहां पे सर्व करें। एक पॉलिटिकल पार्टी को मारना बहुत आसान होता है, ये ड्यूटी बड़ी आसान है ना, दहशतगर्दों को ढूंढना, उनकी खबरें रखना, उनके बारे में मालूमात लेना, सर्वेलेंस करना, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना, ये ज़रा मुश्किल काम होता है। तो आसान काम कर रही है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस गुज़िश्ता 3 साल से, अब ये ज़रा मुश्किल काम है, अपने असल काम पे फोकस करना पड़ेगा और फिर इस तरह आपको दहशतगर्दी को रोकना पड़ेगा। नाज़रीन, एक और ख़बर मैं आपको देना चाहता हूँ, ये बड़ी अच्छी खबर है। एहसन इकबाल साहब ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है आज से चंद दिन पहले। हमें उन्हें मुबारकबाद देते हैं और उन्हें खुशामदीद कहते हैं अपनी दुनिया में कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और यूट्यूब के ऊपर उन्होंने एक चैनल शुरू किया है। उन्होंने 2 वीडियोज़ अब तक डाली हैं यूट्यूब चैनल पर, और वीडियो बहुत छोटी सी डाली है उन्होंने, ज़्यादा लंबी नहीं है, ताकि ज़्यादा लोग उन वीडियोज़ को देखें। मेरी गुजारिश है कि आप ज़रूर उनके चैनल पे जाएं, उनके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उनकी वीडियोस को देखें, क्योंकि अब तक 5 दिन में उनको 117 व्यूज़ मिले हैं और दूसरी वीडियो में 7 दिनों में उन्हें 316 व्यूज़ मिले हैं। ये जब मैंने देखा था उस वक्त ये सूरत हाल थी। तो एहसन इकबाल साहब को ये बात समझनी पड़ेगी, जब आप झूठ बोलते हैं ना, आप सच नहीं बोलते, तो लोग आपको नहीं सुनते, लोग आपको बॉदर ही नहीं करते, लोग आपको कुछ समझते ही नहीं है। एहसन इकबाल साहब, आप इतने पुराने सियासतदान हैं और ये आप चेक कर लें। इसी तरह आपको वोट भी नहीं पड़े, यहाँ यूट्यूब पे आपको झूठी ऑडियंस नहीं मिलेगी। आपको ऐसा नहीं होगा कि लाखों लोग आपको यहाँ पे ऐसे देख लें जैसे लाखों वोट आपको पड़ जाते हैं फॉर्म 47 के अंदर। यहाँ फॉर्म 47 नहीं पड़ेगा,
यहाँ पे आपको सच बोलना पड़ेगा, हकायक सामने लाने पड़ेंगे, आपको बताना पड़ेगा कि आपने रजीम चेंज ऑपरेशन कैसे किया, आपको बताना पड़ेगा कि आप कौम के मुजरिम हैं और आपने वो सारे जुराइम कैसे किए जो सियासी जुराइम, यानी किस तरीके से आप आला कार बने, किस तरीके से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, किस तरीके से आपकी लीडरशिप जो है वो कंप्रोमाइज़ हुई, किस तरीके से जाली फॉर्म 47 के ऊपर जो है वो हुकूमत बनाई, किस तरीके से मैंडेट चोरी किया और एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी को दीवार के साथ लगाया। ये बातें आप बताएंगे तो देखिएगा कौम आपको सुनेगी। जब तक आप लोग झूठ बोलेंगे, बेईमानी करेंगे, लोग आपको नहीं सुनेंगे और ये आपका कोई भी मंजन आप बेचेंगे वो लोग नहीं सुनेंगे, आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। अब नादरीन, एक और खबर है, नवाज शरीफ साहब का बेटा डिफॉल्ट हो गया। ये एयरवाई न्यूज़ की खबर के मुताबिक बरतानवी हुकूमत की ताज़ा फहरिस्त में मियां नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हसन नवाज को टैक्स डिफॉल्टर करार दे दिया गया है। दिवालिया तो उन्होंने पहले ही जाहिर कर दिया था कि दिवालिया है वो, और वैसे अजीबोगरीबी फैमिली है, मेरी समझ से बाहर है। यानी इक़्तिदार भी है इनके पास, इतना पैसा भी है इनके पास और बेशुमार पैसा है इस फैमिली के पास। इसके बावजूद नवाज शरीफ साहब का बेटा जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए तो ये बड़ी बेइज्जती वाली बात है। बहरहाल वो ये कहते हैं, बरतानवी टैक्स अथॉरिटीज़ ने हसन नवाज पर 5.2 मिलियन पाउंड्स का जुर्माना आयद कर दिया। हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक 9.4 मिलियन पाउंड टैक्स अदा नहीं किया। ये जनाब 1 साल के अदाद शुमार है। हसन नवाज के खिलाफ बरतानवी हुकूमत की जानिब से की गई कार्रवाई के बारे में सरकारी वेबसाइट पर तफसीलात शेयर कर दी गई हैं। कानूनी माहिरीन का कहना है कि चंद माह कबल दिवालिया होने के बावजूद हसन नवाज से जुर्माने की वसूली का इम्कान है। ये एयरवाई न्यूज़ ने खबर दी हुई है। अच्छा, उसके बाद वो ये कहते हैं कि बरतानवी कवानीन के तहत कर्जा तो माफ़ हो जाता है, लेकिन टैक्स चोरी का जुर्माना दिवालिया होने पर भी माफ़ नहीं होता और हसन नवाज के वकला की जानिब से ताहाल कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। मामला ये है कि नवाज शरीफ के बच्चे डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, उनका बेटा डिफ़ॉल्ट हो गया और पाकिस्तान के अंदर ये बड़ी मायूब बात समझी जाती है, बड़ी बेइज्जती वाली बात समझी जाती है कि आप टैक्स चोरी करें और आप टैक्स ना दें और आपके ऊपर जुर्माना हो जाए। पाकिस्तान में ये अच्छा नहीं समझा जाता कि कोई बंदा डिफ़ॉल्ट हो जाए, दिवालिया हो जाए। ये बड़ी मायूब बात है। लेकिन मियां नवाज शरीफ का बेटा, मरियम नवाज का भाई, शहबाज शरीफ का भतीजा डिफ़ॉल्ट कर गया और हुकूमत ने उसको एक जुर्माना भी आयद कर दिया 5.2 मिलियन पाउंड्स का। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह।